किस्मत का खेल एक ऐसी कहानी है जिसमें जीवन की अनिश्चितताओं और कठिनाइयों को दर्शाया गया है। यह कहानी उन लोगों की है जो जीवन में संघर्ष करते हुए अपने सपनों को हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत कभी कभी उन्हें राह से हटा देती है। यह एक यात्रा है जो संघर्ष, उम्मीद और अचानक मिलने वाली सफलता और असफलता से भरी होती है। कहानी के मुख्य पात्र की एक साधारण सी जिंदगी होती है। वह एक छोटे से गांव या शहर में रहता है और उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं होता। वह मेहनत करता है और अच्छे भविष्य की उम्मीद करता है, लेकिन किस्मत उसके रास्ते में कई बार रुकावट डालती है। उसकी कठिनाइयों के बावजूद वह हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहता है। हालांकि वह यह महसूस करता है कि उसकी मेहनत और संघर्ष के बावजूद सफलता उसे आसानी से नहीं मिल रही है। किस्मत का खेल यहीं से शुरू होता है। पात्र की जिंदगी में अचानक कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो उसके विश्वास और सोच को पूरी तरह से बदल देते हैं। कभी उसे उम्मीद नहीं होती कि वह अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर सकेगा, लेकिन समय का खेल और उसके साथ आने वाली घटनाएं उसकी जिंदगी को बदल देती हैं। वह पहले जो कुछ भी पाना चाहता था, अचानक वह उसे मिल जाता है। कहानी का संदेश यह है कि जीवन में संघर्ष, मेहनत और धैर्य की अहमियत होती है, लेकिन कभी कभी हमारी किस्मत भी हमारी मदद कर सकती है। जब हम मेहनत करते हैं और खुद को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए तैयार रखते हैं, तो किस्मत भी हमारा साथ देती है। साथ ही यह भी दिखाया गया है कि हम अपनी जिंदगी में एक दिशा चुन सकते हैं, लेकिन परिणाम किस्मत के हाथ में होता है। कहानी का एक अहम पहलू यह भी है कि किस्मत पर बहुत अधिक निर्भर रहने से कुछ हासिल नहीं होता। हमें अपनी मेहनत और कोशिशों को जारी रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, चाहे वह किस्मत से हो या हमारी कड़ी मेहनत से। अंत में यह कहानी दर्शाती है कि सफलता का कोई एक तरीका नहीं होता, बल्कि यह जीवन की अनगिनत घटनाओं और फैसलों का परिणाम होती है, जिसमें किस्मत का खेल भी अहम भूमिका निभाता है। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि जीवन में कोई भी मुश्किल अस्थायी होती है, और यदि हम सच्चे दिल से अपनी मेहनत करते रहें तो कोई भी बाधा हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो द बुद्धिस्ट विजडम स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, हम सब ने अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर यह जरूर सुना होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, काम नहीं चलता, किस्मत खराब है, पैसे नहीं है, किसी ने धोखा दे दिया। लेकिन क्या आपने कभी भाई सोचा है क्या वाकई आपकी किस्मत खराब है, या आपने कभी खुद किस्मत को बदलने की कोशिश ही नहीं की? दोस्तों, किस्मत कोई आसमान से टपकती चीज नहीं है। किस्मत बनती है हमारे विचारों से, हमारे फैसलों से और सबसे ज्यादा हमारे कर्मों से। जो इंसान हर वक्त किस्मत को दोष देता है, असल में वह अपनी जिम्मेदारी से भागता है। अगर धोनी या कलाम साहब भी यही सोचते कि हम तो छोटे शहर से हैं, हमारी किस्मत खराब है, तो क्या वह देश को चमका पाते? दोस्तों, हालात चाहे जैसे भी हो, रास्ता वही बनाता है जो रुकता नहीं। इसलिए अगली बार जब भी आपके मन में यह ख्याल आए कि मेरी किस्मत खराब है, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, मैंने आज ऐसा क्या किया जिससे मेरी किस्मत बेहतर हो? जवाब अगर कुछ नहीं है तो आज से, अभी से, इस वक्त से शुरुआत कीजिए, क्योंकि किस्मत बदलने का काम ऊपर वाला नहीं, आप करते हैं। किस्मत वहीं रुक जाती है जहां इंसान बहाना बनाता है, और किस्मत वहीं चल पड़ती है जहां इंसान उठकर मेहनत करता है। विवान एक नगर में अपनी माँ कुसुम और छोटी बहन बेला के साथ रहता था। वह नगर के महल में एक साधारण सेवक था और अपनी मेहनत से जो भी कमाता, उसी से अपने परिवार की देखभाल करता। विवान अत्यंत परिश्रमी, ईमानदार और तीव्र बुद्धि का युवक था। उसकी बहन बेला रूपवती और सौम्य स्वभाव की थी। एक सुबह जब विवान महल के लिए रवाना होने लगा तो बेला ने कहा, भैया, मुझे भी महल देखने चलो ना, मैंने आज तक वो नहीं देखा। विवान मुस्कुराया और बोला, बेला, महल में बिना महाराज की अनुमति के कोई नहीं जा सकता। यह सुनते ही बेला नाराज हो गई और मुंह फुलाकर भीतर चली गई। विवान जब विवान महल के बाग में काम कर रहा था, तब वह अक्सर सोचता, काश मैं भी अपने परिवार को कभी ऐसा महल जैसा घर दे पाऊं। फिर वह खुद ही अपनी कल्पनाओं पर मुस्कुराकर काम में जुट जाता। नागवली के महाराज राजेंद्र सिंह एक धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा थे।
उनका एकमात्र पुत्र युवराज अनीश राजा की जान से भी प्यारा था। नगरवासी सुख शांति से रहते थे और राजा सदैव उनकी भलाई के लिए तत्पर रहते। एक दिन जब महाराज राजसभा में बैठे थे, तभी एक वृद्ध किसान गोवर्धन रोता हुआ उनके समक्ष आया। राजा ने पूछा, क्यों रो रहे हो गोवर्धन? अपनी समस्या बताओ। गोवर्धन ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मेरी बेटी कल रात हमारे आंगन से अचानक गायब हो गई। हमने सारा नगर छान मारा, पर उसका कुछ पता नहीं चला। राजा ने गंभीरता से कहा, तुम एक बार फिर ढूंढो। अगर कल तक वह नहीं मिली तो मैं अपने सैनिकों को आदेश दूंगा कि वे उसे खोज निकालें। पर अगले दिन फिर कोई ना कोई दरबार में आता और अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत करता। अब यह एक रोजाना की बात बन चुकी थी। चिंतित होकर महाराज ने कहा, यह तो गंभीर समस्या हो गई है। मैं तुरंत आदेश देता हूं कि नगर के चारों ओर सैनिक पहरा दें और जो भी इन बेटियों को गायब कर रहा है उसे पकड़ा जाए। उस दिन राजेंद्र सिंह ने नागवली नगर के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा का इंतजाम करवा दिया, ताकि कोई भी अजनबी नगर में प्रवेश या निकास न कर सके। बिना जांच के सिपाही नगर के हर द्वार पर मुस्तैद थे और नगर वासियों को भी सतर्क कर दिया गया था। लेकिन सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजामों के बावजूद अगली सुबह एक वृद्ध किसान कांपते कदमों से दरबार में आया और फूट फूट कर रोते हुए बोला, महाराज, मेरी इकलौते बेटे ध्रुव को कोई उठा ले गया है, मेरी मदद कीजिए। राजा राजेंद्र सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूं। मैंने अभी तक जिन बेटियों की गुमशुदगी सुनी थी, लेकिन अब बेटे भी गायब होने लगे हैं। यह और भी चिंता की बात है। आज से नगर की सुरक्षा और भी कड़ी की जाएगी। तभी उन्होंने दरबार में खड़े विवान को बुलाया, एक मेहनती होशियार युवक जो राजमहल के ग्रंथालय में काम करता था। राजा बोले, विवान, मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य सौंपता हूं। नगर की शांति को कोई रहस्यमयी शक्ति भंग कर रही है। मैं चाहता हूं कि तुम नगर के भीतर रहकर पता लगाओ कि यह गुमशुदगियां किसकी करतूत है। यदि जरूरत हो तो कुछ विश्वसनीय लोगों को साथ लो। जो आज्ञा महाराज विवान ने सिर झुकाकर उत्तर दिया और उसी शाम से नगर की रातों में छिपकर निगरानी शुरू कर दी। अंधेरी रात थी। विवान एक छत की आड़ में बैठा था। तभी उसने कुछ असामान्य देखा। आकाश में एक भयानक भेड़िए जैसे चेहरे वाला मानवाकार प्राणी उड़ रहा था। उसकी चमकती लाल आंखें और नुकीले पंजे देखकर विवान के रोंगटे खड़े हो गए। हे देव, यह तो कोई राक्षसी शक्ति है। वह बुदबुदाया और खुद को चींटी काटकर परखने लगा कि वह सपना तो नहीं देख रहा। वह प्राणी कालवृंत एक घर के पास उतरा और फिर कुछ ही पल में वहां से गायब हो गया। विवान दौड़कर उस घर में गया। वहां एक बुजुर्ग किसान रहता था। विवान ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा बेटा यहीं था? किसान कांपते स्वर में बोला, वह तो यहीं सो रहा था, लेकिन अब बिस्तर खाली है। दूसरे दिन विवान ने राजा राजेंद्र सिंह को सारा वृतांत सुनाया। राजा बोले, विवान, यह सब अविश्वसनीय लग रहा है। क्या तुमने कोई सपना देखा है महाराज? अगर आप कहें तो आज रात कुछ गांव वालों को साथ लेकर हम पहरा दें। अगर वह प्राणी फिर आया तो हम उसे देख भी पाएंगे और पकड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। दूसरी रात विवान ने कुछ विश्वसनीय युवकों नयन, अर्जव और रोहित के साथ मिलकर नगर के उत्तर हिस्से में गश्त शुरू की। सभी अपने पने हथियारों और जाल के साथ सतर्क थे। अब सच्चाई सामने आने वाली थी। क्या कालवृंत फिर लौटेगा और क्या कोई ऐसा राज है जिसे सदियों से छुपाया गया है? गांव के लोगों में एक दहशत फैल गई थी और वह आपस में कहने लगे, मुझे तो विवान की बात सुनकर ही डर लगता है। कहीं कालवंत मानव ने हम पर हमला कर दिया। तो विवान बोला, अरे, हम इतने सारे लोग हैं और हमारे पास हथियार भी हैं। अगर उसने हम पर हमला किया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आज तो कुछ भी हो जाए, हम उसे पकड़ कर ही रहेंगे। आधी रात होने को आई थी, लेकिन कोई दिखा नहीं। सब लोगों को नींद आने लगी थी। लगता है आज वह कालवृंत मानव इतने सारे लोगों को देखकर वापस चला गया है। इतने में तेज हवाएं चलने लगीं और वह कालवृंत मानव
गांव वालों के ऊपर चक्कर लगाने लगा। सारे गांव वाले डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। अरे बचाओ कोई मुझे, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मुझे मरना नहीं है, बचाओ मुझे। अरे गलती हो गई, बच्चे की जान लोगे क्या, चलो जल्दी कहीं छुप जाते हैं। और वह सब लोग जहां जगह मिली वहां छुप गए, लेकिन विवान बड़ी बहादुरी दिखाकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। रुको, अभी तुम्हें मजा चखाता हूं। और विवान ने जब उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उसके हाथ में से सोने का कड़ा निकल गया और वे कालवृंत मानव पास के एक घर के पास नीचे उतरा और थोड़ी देर में कहीं अदृश्य हो गया। विवान ने वे कड़ा उठाया और उसे देखकर वे सोचने लगा, अरे यह तो शाही कड़ा लगता है, यह इसके पास कहां से आया, मुझे महाराज को खबर करनी चाहिए। और विवान तुरंत ही महल में महाराज से मिलने गया। उसे देखकर राजा कहने लगा, अरे विवान, क्या बात है, इतनी रात गए तुम महल में आए हो, क्या कुछ पता चला? तुम तो बहुत घबराए हुए लगते हो महाराज, आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। फिर उसने महाराज को सारी बात बताई और वह सोने का कड़ा दिखाया। वह कड़ा देखकर राजा कहने लगे, अरे यह तो राजकुमार का कड़ा है, यह कालवृंत मानव के पास कैसे आया? कहीं वे राजकुमार पर तो हमला करने नहीं जा रहा था? अब तो महाराज की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने पूरे नगर में यह घोषणा करवाई कि जो कोई भी उस कालवृंत मानव के बारे में पता लगाएगा या उसे पकड़ कर लाएगा तो महाराज उसे एक बड़ी हवेली जैसा कर देंगे और उसे और उसके परिवार के लिए आजीवन खाने पीने के लिए धन देंगे। यह घोषणा सुनकर गांव वाले बोले, अरे हवेली और धन का क्या करेंगे जब हमारी जान ही नहीं रहेगी? नहीं भाई, नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे हाँ भाइयों, कल रात तो हमने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई थी, अब हम अपनी जान का जोखिम नहीं ले सकते। ऐसा कहकर सब नगरवासी वहां से चले गए। उस रात विवान की बहन बेला को वह डॉट कालवृंत मानव उठाकर ले गया। अब विवान आग बबूला होकर महाराज के पास गया और कहने लगा, महाराज आप मुझे आज्ञा दें, मैं आज ही वह कालवृंत मानव को ढूंढने जाता हूं, मुझे सफल होने का आशीर्वाद दीजिए। रात को वे मेरी बहन बेला को भी उठाकर ले गया। राजा ने कहा, विवान, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं, मेरी तरफ से तुम्हें जो मदद चाहिए वह मैं करूंगा, और जैसे ही तुम्हें कोई सूचना मिले मुझे तुरंत खबर करना। विवान महाराज को प्रणाम करके कालवृंत मानव के बारे में पता लगाने निकल पड़ता है। बहुत चलने के बाद वह एक सुनसान जगह पर आता है। तब आकाश में एक बड़ी सी चील घूमती हुई विवान के पास जाती है। विवान उसे देखकर घबरा जाता है। तब वो चील बोली, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? विवान चौंक कर बोला, क्या तुम बोल सकती हो? चील ने कहा, हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं विवान हूं। और फिर उसने उस कालवृंत मानव के बारे में चील को सब बताया और कहा, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? तुम्हें उस कालवृंत मानव के बारे में कुछ पता है? चील ने कहा, अच्छा तो यह बात है। विवान बोला, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? चील बोली, हाँ, मैं तुम्हें एक साधु महाराज के पास लेकर चलती हूँ, वह तुम्हें तुम्हारी समस्या का उपाय बताएंगे। यह सुनकर विवान खुश हो जाता है। चील विवान को अपनी पीठ पर बिठाकर साधु महाराज के आश्रम तक ले जाती है और वहां छोड़ देती है। चील विवान को बताती है, यह साधु महाराज बड़े तपस्वी और त्रिकाल ज्ञानी भी हैं, लेकिन ध्यान रहे इनकी तपस्या भंग ना हो। चलो अब मैं चलती हूं। विवान बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। विवान उस आश्रम में गया और देखा एक साधु महाराज वहां पर तपस्या कर रहे थे। विवान ने कहा, प्रणाम साधु महाराज, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? साधु महाराज ने अपने नेत्र खोले और इशारे से विवान को अंदर आने की इजाजत दे दी। विवान उनके सामने जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद साधु महाराज ने कहा, बोलो पुत्र, इस जंगल में क्या करने आए हो? विवान बोला, साधु महाराज, मेरा नाम विवान है, मेरे नगर के लोग बहुत परेशान हो गए हैं। फिर विवान ने साधु महाराज को सारी बात बताई।
साधु बाबा बोले, ओ तो यह बात है। उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और फिर कुछ देर बाद आंखें खोली और कहने लगे, बेटे, यह बड़ी ही गंभीर समस्या है और इस समस्या का हल बहुत ही कठिन है। विवान बोला, लेकिन ऐसा क्यों? आप मुझे कुछ बताइए। तो साधु महाराज कहने लगे, सुनो, आज से कई वर्षों पहले जब तुम्हारे महाराज जंगल में शिकार करने गए थे, तब उन्होंने एक हिरण के बच्चे को मार दिया था। फिर उस हिरण के जोड़े ने अपने बच्चे के गम में खाना पीना छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में उन दोनों ने दम तोड़ दिया। मरते समय उन्होंने राजा को श्राप दिया था कि जब तेरी औलाद होगी और वह जब बड़ी होगी तो कालवृंत मानव बनकर तुम्हारे ही नगर में आतंक फैलाएगी। तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि निर्दोष प्राणियों को शिकार करने का क्या अंजाम मिलता है, और तब हमारी तरह तुम भी अपने पुत्र की मृत्यु के गम में तड़पोगे। विवान बोला, साधु महाराज, लेकिन महाराज को तो इस श्राप के बारे में कुछ पता ही नहीं है। साधु महाराज बोले, पता कैसे होगा, क्योंकि उन्होंने यह श्राप अपने मरने से पहले दिया था और तब तक तुम्हारे महाराज वहां से चले गए थे। ऐसा कहकर साधु महाराज विवान को उनके आश्रम से कुछ दूर एक पेड़ के पास लेकर गए और कहने लगे, यह देखो, यह वही जगह है जहां महाराज ने उस हिरण के बच्चे को मारा था और यहीं पर उस हिरणी के जोड़े ने मरते समय महाराज को श्राप दिया था। विवान बोला, साधु बाबा, हमारे महाराज की तरफ से मैं उन निर्दोष प्राणियों के लिए क्षमा मांगता हूं। उस समय वह बड़ी सी चील उस पेड़ पर बैठी थी और साधु महाराज और विवान की बातें सुन रही थी, लेकिन साधु महाराज, मुझे मेरी बहन और गांव की दूसरी लड़कियों की जान बचानी है। बताइए, मुझे क्या करना होगा? साधु महाराज बोले, उसके लिए तुम्हें बहुत कठिन कार्य करना पड़ेगा। विवान बोला, आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, आदेश दीजिए। साधु महाराज बोले, इसके लिए तुम्हें यहां से दूर एक जंगल में खंडर जैसी जगह है, वहां जाना होगा, क्योंकि वह कालवृंत मानव सभी लड़कियों को वहीं उठाकर ले जाता है। लेकिन साधु बाबा, मैं वहां कैसे जाऊंगा? जैसे तुम यहां तक आए हो वैसे ही उस जगह तक भी पहुंच जाओगे। तुम्हें वहां छुपकर उस कालवृंत मानव की प्रतीक्षा करनी होगी। विवान बोला, अगर उसने मेरे पर हमला कर दिया तो? साधु बाबा बोले, उस कालवृंत मानव के प्राण उसकी पूंछ में है, तो तुम्हें उसे मारने के लिए उसकी पूंछ काटनी पड़ेगी। विवान बोला, लेकिन वह तो राजकुमार है, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूं? तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है? पता नहीं जब तक तुम वहां पहुंचोगे वह और कितनी बेटियों को उठाकर ले जाएगा। वह भेद दिया, अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है और पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है। उस दिन वह अपना शिकार करने नहीं जाता है। पूरे महीने में एक ही दिन फिर सबसे ज्यादा कमजोर होता है। तुम्हें उसी समय का फायदा उठाकर उसे मारना होगा। विवान बोला, मुझे आज्ञा दीजिए बाबा, मैं उस कालवृंत मानव को मारने के लिए चलता हूं। साधु बाबा बोले, एक बात याद रखना, तुम्हें उस कालवृंत मानव की पूंछ काटकर यहां लेकर आनी है और इसी स्थान पर वह पूंछ रखनी है। विवान बोला, लेकिन क्यों? साधु बाबा बोल, तभी उस हिरणी के जोड़े की आत्मा को शांति मिलेगी और उन्हें मुक्ति मिलेगी। ठीक है। आन साधु महाराज को प्रणाम करके वहां से निकल जाता है। साधु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ता है। तब रास्ते में एक बहुत ही डरावनी जगह आती है और वह सोचता है, यह तो बहुत ही भयानक जंगल लगता है, मैं यहां से वापस नहीं जा सकूंगा। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। तभी वह बड़ी सी चील वापस वहां पर आती है। विवान उस चील से बोला, क्या तुम मेरी इस भयानक जंगल से बाहर निकलने में मदद करोगी? चील ने कहा, इस जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं और वह तुम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें इस जंगल से उस पार लेकर चलती हूँ। विवान बोला, तुम्हारा फिर से धन्यवाद, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करते हो? मैं तुम्हारे क्या काम आऊँगा? चील बोली, वह तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। फिर वे चील विवान को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल पार कराने में उसकी सहायता करती है और कहती है, बस अब आगे तुम्हें अकेले ही जाना होगा, क्योंकि यह जंगल यहीं समाप्त होता है। आगे जाने का रास्ता और भी कठिन था।
बड़ी मुश्किल से जब विवान खंडर जैसी जगह पर पहुंचता है और देखता है कि कालवृंत मानव ने उसकी बहन और दूसरी लड़कियों को कैद करके रखा था। उस समय कालवृंत मानव वहां पर नहीं था। विवान ने अपनी बहन को देखकर कहा, बेला, मैं विवान हूं, तुम सब ठीक तो हो ना? बेला ने विवान को देखा तो कहने लगी, भैया हमें बचा लो, हमें उस भेड़िए मानव से बहुत डर लगता है, लेकिन आपको यहाँ का पता कैसे चला? विवान ने उसे सारी बात बताते हुए कहा, बेला तुम थोड़ा सब्र करो, मैं यहाँ छुपकर उस भेड़िए मानव का इंतजार करता हूँ, लेकिन तुम कुछ बोलना मत। ठीक है भैया, अपना ध्यान रखना। फिर विवान वहाँ चुप कर बैठ गया। उसने चुपके से देखा कि थोड़ी देर में वह भेड़िया मानव गांव की एक और लड़की को उठाकर ले आया। विवान उस लड़की को पहचान गया कि यह तो पड़ोस वाले राम चाचा की पोती है। यह भेड़िया दिन में राजकुमार बनकर महल में रहता है और रात को भेड़िया बनकर आतंक मचाता है। आज तो मैं इस भेड़िए को सबक सिखाकर ही रहूंगा। वह पूरी रात वहां छुपकर बैठा रहा। दूसरे दिन पूर्णिमा होते ही वह भेड़िया महल में जाने के लिए निकलता है। विवान उस पर हमला करता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से जुड़ जाता है। ऐसे विवान और भेड़िया मानव के बीच भयानक युद्ध चलता है। विवान थक कर गिरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आता है, अरे मैं साधु बाबा की बात कैसे भूल गया। यह सोचकर वे तुरंत उठा और दौड़कर रोशनी वाली जगह पर बाहर आ गया और भेड़िए मानव से बोला, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ लड़कर दिखा। भेड़िया मानव विवान के पीछे बाहर आता है, लेकिन चांद की रोशनी में आते ही वो कमजोर हो जाता है और विवान इसका फायदा उठाकर भेड़िया मानव की पूंछ काट देता है। पूंछ कटते ही वो भेड़िया मानव वहां ढेर होकर गिर गया और मर गया। मरते मरते वह वापस राजकुमार के रूप में आ गया और विवान से बोला, विवान मुझे माफ कर देना, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा हुआ तुमने मुझे इस शापित जीवन से मुक्ति दे दी, मुझे माफ कर दीजिए। राजकुमार, मुझे साधु बाबा ने आपकी मुक्ति के लिए, यही राजकुमार बोला, तुमने जो किया वह अच्छा किया। मैं किसी को मेरी व्यथा कह भी नहीं सकता था। मैं इस दोहरे जीवन से मुक्ति पाना चाहता था। मेरे पिताजी को कहना कि मेरे मरने का दुख न करें। ऐसा कहकर राजकुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। विवान जल्दी से अपनी बहन बेला और गांव की दूसरी लड़कियों को वहां से छुड़ाता है। बेला ने कहा, भैया आज आपने हम सबके प्राण बचाए हैं। ये बहुत ही खतरनाक भेड़िया था, आप जल्दी से हमें यहाँ से ले चलो। विवान बोला, अब ये मर गया है तुम सबको, अब इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो हम सब अपने गांव वापस चलते हैं। ऐसा कहकर विवान सबको लेकर अपने गांव वापस जा रहा था। तब वे चील वापस आई और बोली, आप सब मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें इस जंगल से उस पार छोड़ देती हूँ। विवान बोला, नहीं, पहले हमें वह साधु महाराज के आश्रम से थोड़ी दूर एक पेड़ है, वहां ले चलो। चील बोली, ठीक है। बेला ने पूछा, लेकिन भैया हमें वहां क्यों जाना है? विवान बोला, मैं तुम्हें वहां जाकर सब बताता। विवान ने साधु बाबा के कहने के अनुसार वह पूंछ उस पेड़ के पास जहां वे हिरण के जोड़े ने अंतिम सांस ली थी वहां रख दी और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर चील से पूछा, लेकिन अब तो बताओ तुम हमारी मदद क्यों कर रही थी? चील बोली, आज मेरा बदला पूर्ण हुआ। मैं वह हिरण के बच्चे की मां हूं जिसने अपने बच्चे की मृत्यु का बदला लेने के लिए फिर से जन्म लिया था। इसलिए उस भेड़िया मानव यानी राजकुमार को मारने में मैंने तुम्हारी सहायता की। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसा कहकर वह झील वहां से अदृश्य हो गई। विवान और सभी लड़कियां यह देखकर दंग रह गईं। विवान सभी लड़कियों को नगर वापस लेकर जाता है और सभी लड़कियों को सुरक्षित गांव वापस आते देखकर गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। विवान सीधा राजा के पास जाता है। राजा विवान को देखते ही उससे कहने लगे, अच्छा हुआ विवान तुम आ गए। राजकुमार कल से गायब है, कहीं वह भेड़िया मानव मेरे पुत्र को तो उठाकर नहीं ले गया। विवान राजा को सारी बात बताता है। यह सुनकर राजा के होश उड़ जाते हैं। राजा की तबीयत बिगड़ने लगती है और राजा विवान से कहता है, विवान मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। मुझे अब जीने का कोई मोह नहीं है। मेरी वजह से आज मेरा पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे मरने के बाद तुम इस राजगद्दी पर बैठना
और अपने राज्य की सुरक्षा करना, मैं यह सब अब तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं। विवान बोला, नहीं महाराज, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। विवान और कुछ कहता, इससे पहले महाराज अपने प्राण त्याग देते हैं। विवान महाराज के जाने से बहुत दुखी हो जाता है और रोते हुए खुद से कहता है, मैं हमेशा मेरे परिवार को ऐसे महल जैसे घर में रखना चाहता था, लेकिन मैंने कभी महाराज का बुरा नहीं चाहा था। मैं महाराज के गद्दे पर उनकी तस्वीर रखूंगा और उनको दिया हुआ वचन निभाऊंगा और प्रजा के सुख और सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करूंगा। विवान ने महाराज और राजकुमार की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई और गरीबों को दान दिया। थोड़े दिन बाद विवान राजा के पद पर प्रतिज्ञा लेता है और महाराज को दिया हुआ वचन निभाता है। वे अपनी प्रजा के सुख और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हुए एक अच्छे और सच्चे राजा के रूप में अपनी जिम्मेदारी का पालन करता है। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपनी प्यारी प्यारी कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल द बुद्धिस्ट विजडम स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमो बुद्धाय।